is जानवी and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का टॉपिक 11 पढ़ेंगे, दैट इज फैक्ट्रीज कम अप। अब इंडिया में किस टाइम पे कौन सी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होती गई उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। इंडिया में कैसे फैक्ट्रीज की ग्रोथ होती गई उसके बारे में हम जानेंगे। The first cotton textile mill in India was set up in Bombay, Mumbai in 1854। अब इंडिया में सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल यानी कि जहाँ पे कॉटन क्लोथ्स बनते हैं, कॉटन टेक्सटाइल्स बनते हैं, वो कॉटन टेक्सटाइल मिल या कह लो कॉटन इंडस्ट्री जो है वो सबसे पहली कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश हुई इंडिया में? इन बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। इंडिया की सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल बॉम्बे में सेटअप हुई इन 1854। Soon after, jute mills were established in Bengal in 1855। और उसी के एक साल बाद 1855 में काफी सारे जूट मिल्स एस्टैब्लिश हुई। कहाँ पे? बंगाल में, बंगाल प्रोविंस में। जूट मिल्स का क्या काम होता है? जो जूट के हम क्लोथ्स तो पहनते नहीं है, जूट के बोरे होते हैं, जो ब्राउन कलर के बोरे होते हैं वो जूट के बने हुए होते हैं और वही सब बनाए जाते हैं, बास्केट्स बनाई जाती हैं, ये बोरे बनाए जाते हैं। कहाँ पे? इन जूट मिल्स में। और सबसे पहले ये जूट मिल्स कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी? बंगाल में इन 1855। Later, cotton mills came up in Ahmedabad and jute mills in Calcutta और कोलकाता। बाद में सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश हुई बॉम्बे में और उसके बाद कुछ कॉटन मिल्स एस्टैब्लिश हुई अहमदाबाद में यानी गुजरात में। और उसके बाद कुछ जूट मिल्स और एस्टैब्लिश हुई कहाँ पे? कलकत्ता में, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, वेस्ट बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल के कैपिटल। By the late 19th century, industrialization had begun in a few Indian cities। अब लेट 19th सेंचुरी तक, लेट 19th सेंचुरी की बात करें हम यानी 1850s के बाद से, तो लेट 19th सेंचुरी तक इंडिया में भी काफी सारी जगहों पे इंडस्ट्रीज सेटअप होनी स्टार्ट हो चुकी थी। हमने देखा था कि ब्रिटिश गुड्स आने की वजह से इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई थी। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज यानी जहाँ पे हम बाय हैंड प्रोडक्शन करते हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोडक्शन फॉलो करते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्रीज वो थी जो मशीन मेड गुड्स बना रही थी, यानी इंडिया में जो मशीन्स के थ्रू जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी और उनकी ग्रोथ होती गई, धीरे धीरे हो रही थी पर ग्रोथ हो रही थी इंडियन इंडस्ट्रीज की भी। वाई फैक्ट्रीज डेवलप्ड इन बॉम्बे एंड कलकत्ता। अब बॉम्बे और कलकत्ता में ही सबसे पहले क्यों ये इंडस्ट्रीज सेटअप हुई? Bombay grew because of its harbor, which made it easier to export cloth। बॉम्बे इसलिए ग्रो कर गया एक इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पे, इसलिए बॉम्बे ग्रो कर गया यानी मुंबई इसलिए इतना ग्रो कर गया क्योंकि वहां पे हार्बर है। हार्बर यानी पोर्ट, जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, जहां पे शिप्स रुकती हैं और गुड्स शिप में लोड किए जाते हैं, अनलोड किए जाते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नजरिए से देखा जाए तो ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मुंबई का जो हार्बर वाला एरिया है, जो पोर्ट वाला एरिया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी की वजह से बॉम्बे इतना ग्रो कर गया और इन्हीं हार्बर की वजह से एक्सपोर्ट, अगर जैसे हम लोग टेक्सटाइल्स यहाँ पे बना रहे हैं, हमने देखा कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश हुई है। अब यहाँ पे हम कॉटन क्लोथ्स बना रहे हैं मुंबई में, और अगर आपको उन कॉटन क्लोथ्स को एक्सपोर्ट करना है, बाहर ले जाके विदेशों में सेल करना है, फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन मार्केट्स में सेल करना है, तो आप इजीली शिप्स में अपने गुड्स को लोड करोगे और ले जाओगे बाहर फॉरेन कंट्रीज में, वहां की मार्केट में ले जाके सेल कर सकते हो इजीली। तो आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो इन हार्बर से यानी इन पोर्ट्स के थ्रू। और इंपोर्ट करवाने अगर आपको कुछ रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स भी आप इजीली इंपोर्ट करवा सकते हो। शिप्स सारे रॉ मटेरियल्स लेकर के आएंगी और यहीं पे हार्बर पे आके रुकेंगी। आपको बस उन गुड्स को, उन रॉ मटेरियल्स को अनलोड करना है, शिप पे से उतारना है। तो ये हार्बर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे ट्रेड के टर्म्स में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे ये हार्बर। और आज भी जो मुंबई पोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का मोस्ट ऑफ द ट्रेड यही मुंबई पोर्ट के थ्रू होता है। और इन्हीं हार्बर की वजह से बॉम्बे यानी मुंबई जो है इतना डेवलप होता गया, वहां पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होती गई, सेटअप होती गई और ग्रो करती चली गई, इसलिए ये बॉम्बे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी बनता गया। Calcutta developed due to jute cultivation and access to the river Hooghly to transport। कैलकटा जो आज जिसे हम प्रेजेंट डे में कोलकाता कहते हैं, ये भी इतना डेवलप होता गया है। यहाँ भी काफी सारे इंडस्ट्रीज सेटअप होती गई, खास करके जूट मिल्स एस्टैब्लिश हुई यहाँ पे सबसे पहले। तो ये जूट मिल्स क्यों एस्टैब्लिश हुई? बिकॉज यहाँ पे
सबसे ज्यादा जूट कल्टीवेट किया जाता था कैलकाटा वाले रीजन में, यानी बंगाल में जूट कल्टीवेशन काफी अच्छा खासा होता था और इसी वजह से कैलकाटा में जूट मिल्स एस्टैब्लिश हुई। और यहाँ पे कैलकाटा में ही रिवर हुगली भी थी। रिवर हुगली जो है वहां से आप इजीली, इस नदी के थ्रू आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, बोट्स में अपने गुड्स को रख करके ले जा सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी यहाँ पे हुगली रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी और हुगली रिवर की वजह से ही एक तरह से ये एरिया भी डेवलप करता गया। कैलकाटा भी इतना डेवलप इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पे आप हुगली रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इजीली, और यहाँ पे जूट कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता था, तो इसीलिए जूट मिल्स यहाँ एस्टैब्लिश हुई। क्योंकि जूट मिल्स जो हैं, जो ये इंडस्ट्रीज हैं, इन्हें ये जूट एज अ रॉ मटेरियल यहाँ से मिल पा रहा था इजीली। कैलकाटा में ही जूट कल्टीवेट हो रहा है, वहां पे आप इंडस्ट्री सेटअप कर लोगे तो आपको रॉ मटेरियल्स यानी जूट इजीली मिल जाएगा और उससे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाओगे, जैसे आप बास्केट्स वगैरह बनाओगे और फिर सेल कर सकते हो। तो इसलिए कैलकाटा में यहाँ पे काफी सारी इंडस्ट्री सेटअप होती चली गई। कैलकाटा इतना डेवलप हो गया, मुंबई इतना डेवलप हो गया, मुंबई हार्बर की वजह से डेवलप हुआ। कैलकाटा इतना डेवलप इसलिए हो पाया, एक इंडस्ट्रियल सिटी इसलिए बन पाया क्योंकि कैलकाटा में जूट कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हुआ करता था और हुगली रिवर के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट भी इजीली कर सकते थे गुड्स को। अर्ली इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अब स्टार्टिंग में कैसे चल रही थी हमारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ इन इंडिया। The growth of Indian industries was slow at first due to competition from British goods. अब हमने देखा था कि ब्रिटिश गुड्स लेकर के आ रहे थे इंडिया में सेल करने के लिए, और ब्रिटिशर्स के जो लाए हुए गुड्स थे वो एक तरह से इंडियन मार्केट को कैप्चर करते चले जा रहे थे। ये हमने देखा था कि ब्रिटिश गुड्स जो है बहुत टफ कंपटीशन दे रहे थे इंडियन इंडस्ट्रीज को, और इसी वजह से हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन में चली गई, एकदम खत्म हो गई। तो ब्रिटिश गुड्स के थ्रू जो भी कंपटीशन दिया जा रहा था ब्रिटिश गुड्स से, हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज compete नहीं कर पाई, इसलिए वो डिक्लाइन में चली गई। और यहाँ पे जो हमारी अब ये न्यू इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, जहाँ पे हम लोग मशीन्स के थ्रू ही प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया में भी, तो ये जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ स्टार्टिंग में बहुत स्लो थी, बहुत धीरे धीरे डेवलप कर रही थी, धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिशन कौन दे रहा था? ब्रिटिश गुड्स। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन सेंटर्स ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, लेकिन फिर भी अब हमारे यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज, हमारी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही हैं और बाहर से भी, दूसरे देशों से भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आ करके अपने इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं। तो उसकी वजह से इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो उन इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की भी जरूरत होगी काम करवाने के लिए, तो इसीलिए इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इंडस्ट्रीज में काम देना शुरू किया, वर्कर्स की नीड बढ़ने लगी। और जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं और इतने एक तरह से सेकेंडरी सेक्टर हमारा डेवलप हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे इंडिया में अर्बन सेंटर्स भी डेवलप करते चले गए। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, यानी अगर आप रूरल एरिया के बारे में सोचो तो रूरल एरिया आप किसको कहोगे? जहां पे आप देखोगे कि ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। अब अर्बन एरियाज कैसे डेवलप होते गए? क्योंकि यहाँ पे लोग प्राइमरी सेक्टर में या कह लो एग्रीकल्चर में इतना एम्प्लॉयड नहीं है, लोग इंडस्ट्रीज के टुवर्ड्स जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज में वो जॉब्स कर रहे हैं एज अ वर्कर, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम नहीं कर रहे, और इसी वजह से अर्बन सेंटर हम कहेंगे इन एरियाज को जहाँ पे इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश है, ज्यादातर लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ना कि प्राइमरी सेक्टर में। तो अब इंडिया में अर्बन सेंटर्स डेवलप होने लगे, बढ़ने लगे, अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ होने लगी और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। The स्वदेशी मूवमेंट्स इम्पैक्ट 1905 ऑनवर्ड्स, 1905 के बाद से स्वदेशी मूवमेंट चलाए जाने लगे। अपने देश के गुड्स आप यूज करो, इंडिया के बनाए हुए गुड्स यूज करो, ना कि फॉरेन गुड्स का यूज करो। तो ये सब देखने को मिला हमें। जैसे सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 1920 में, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और उन्होंने ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दिया, कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया। कोई भी ब्रिटिश गुड्स नहीं खरीद रहा था इंडियन सिटीजन, और वो क्या खरीद रहे थे? इंडियन गुड्स। इंडियन इंडस्ट्रीज ने जो गुड्स बनाए हैं वो खरीद रहे थे, या अपने घर पे खुद खादी क्लॉथ बना करके, चरखा चला के क्लॉथ बना करके वो यूज कर रहे थे। ब्रिटिश गुड्स को खरीदना लोगों ने बंद कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। तो स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहे थे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज पे?
द स्वदेशी मूवमेंट एनकरेज्ड इंडियन गुड्स एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। अब जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहे थे, नाम से ही पता चल रहा है स्वदेशी यानी अपने देश के गुड्स को आप यूज करो। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है उसमें लोगों को एनकरेज किया गया कि आप अपने इंडियन गुड्स का यूज करो और फॉरेन गुड्स जो है उन्हें बॉयकॉट कर दो, कंप्लीटली छोड़ दो, उन पे डिपेंड मत हो, अपने इंडियन गुड्स का यूज करो। तो अब जब इंडियन गुड्स का यूज करने के लिए कहा जा रहा है तो इंडियन इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा था कि हम इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, हम इंडिया की ही खुद की इंडस्ट्रीज हैं, हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे और अब हमारे ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री के लोग खरीदेंगे। तो इन्हें तो प्रॉफिट होने लगा था। अब इनकी ग्रोथ, जहां पहले इन्हें कंपटीशन फेस करने को मिल रहा था ब्रिटिश गुड्स से, अब यहाँ पे उतना कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा है उन्हें स्वदेशी मूवमेंट्स की वजह से, हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को, और इसी वजह से वो धीरे धीरे ग्रो करते ही चले जा रहे थे। अब उनकी ग्रोथ की जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ गई थी। This gave a boost to Indian industries, leading to new factories and mills being set up. अब इसी की वजह से, स्वदेशी मूवमेंट की वजह से, जब लोगों ने अपने खुद के इंडियन गुड्स का यूज करना शुरू किया, तब जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, इंडिया की खुद की जो इंडस्ट्रीज थी, वो ग्रो करने लगी, वो बूस्ट होती चली गई, उनकी ग्रोथ होती चली गई उन इंडस्ट्रीज की, और काफी सारे दूसरी जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थी, इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन मिल्स, वो सेटअप होने लगी, यानी नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं। और जो इंडस्ट्रीज स्टार्टिंग से थी उनकी ग्रोथ और ज्यादा तेज होती चली जा रही थी इन स्वदेशी मूवमेंट की वजह से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैसे जो फैक्ट्रीज हैं वो इंडिया में स्टैब्लिश होती गई। ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद रखना है। सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पे सेटअप हुई इंडिया में? इन बॉम्बे। कब? इन 1854। और उसके तुरंत बाद 1855 में बंगाल में जूट मिल जो है वो सेटअप हुई। और फिर बाद में हमें और भी कॉटन मिल्स देखने को मिली अहमदाबाद में यानी गुजरात में, और दूसरी भी काफी सारे जूट मिल्स हमें देखने को मिली कलकत्ता में यानी कोलकाता में। ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो याद रखना है कि कब कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं यहाँ पे बॉम्बे और कलकत्ता। ये दो इंपॉर्टेंट सिटीज थी उस टाइम की, ब्रिटिशर्स के टाइम की, यानी ब्रिटिश रूल के टाइम की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज थी। बॉम्बे अपने हार्बर की वजह से यानी पोर्ट की वजह से इतना ज्यादा फ्लोरिश होता चला गया। यहाँ से हम इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। इस वजह से मुंबई जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी के तौर पे इमर्ज हुआ। और कलकत्ता जो है वहां पे बहुत ज्यादा जूट कल्टीवेट किया जाता था, इसलिए जूट मिल्स कलकत्ता में सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश हुई। और वहां पे जूट्स के ही प्रोडक्ट्स बना बना के इंडस्ट्रीज ने सेल करने स्टार्ट किए और और ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो हुगली रिवर का यूज किया करते थे। तो इसलिए ये दो जो सिटीज हैं ये बहुत ज्यादा डेवलप कर गई, बहुत ज्यादा फ्लोरिश होती चली गई उस टाइम पीरियड पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड पे, इन कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से। और वहां की इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे हो रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक टफ कंपटीशन दे रहे थे हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को। लेकिन बाद में जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया 1905 ऑनवर्ड्स, उसके बाद से हमें इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ देखने को मिली, तेज हो गई उनकी ग्रोथ इंडियन इंडस्ट्रीज की। क्यों? क्योंकि अब लोग जो है वो अपने खुद के इंडियन गुड्स को प्रेफर कर रहे थे, ना कि फॉरेन गुड्स को। इस वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज को एक बूस्ट मिला और वे बहुत सारी नई नई छोटी छोटी इंडियन इंडस्ट्रीज सेटअप होनी स्टार्ट हो गई। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।